नमस्कार, स्वागत आप सभी का राघवेंद्र क्लासेस के YouTube चैनल पर। राघवेंद्र क्लासेस जो कि सदा ये बात कहती है कि चलो उनके साथ जो राह जानते हैं। आज इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा प्रीति से। प्रीति जिन्होंने सीपीओ 2022 में दिल्ली पुलिस एसआई का सिलेक्शन निकाला है, रिसेंट में इन्होंने एग्जाम क्लियर किया है और सबसे बढ़िया बात सिर्फ सिलेक्शन नहीं निकाला है, इन्होंने रैंक निकाला है। उनका रैंक क्या है? रैंक आया है 21। राघवेंद्र क्लासेस पे हम सभी इन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। अब सबसे पहले मैं एक बार प्रीति को कहूंगा कि वो अपनी इस तैयारी को इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे इनका दिल्ली पुलिस एसआई की तरफ सीपीओ की तरफ रुझान हुआ, कैसे इनका सीजीएल की तरफ रुझान हुआ और इन्होंने अपनी तैयारी कब स्टार्ट करी, कैसे कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। तो एक बार जानते हैं प्रीति से। थैंक यू सर इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सितंबर 2021 में, यानी कि सितंबर में अराउंड मुझे 2 साल हो जाएंगे। एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एसएससी सीपीओ। तो मतलब मुझे मालूम ही नहीं था कि सीपीओ में क्या क्या होता है, कि ऐसे दिल्ली पुलिस मिलती है या आईटीबीपी मिलती है या सीआरपीएफ मिलती है, या मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे इट्स जस्ट एन एग्जाम एंड यू हैव टू क्रैक इट। तो मुझे आधे 2-3 दिन ही हुए थे अभी सेंटर पे आए, तो सर ने कहा कि प्रीति तेरे 2 टारगेट हैं, सीजीएल और सीपीओ, ये दोनों करने हैं। मैं कहा ठीक है, ये दोनों ओके। सीपीओ का प्री आया तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। अब बाकी बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, कट ऑफ चेक करते हैं पिछले साल की 130 131 इतने आगे तो क्लियर, इतना। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। कभी फैक्ट्स चेक नहीं किए, कभी वैकेंसी चेक नहीं की, कभी कितनी सीटें हैं, कितने फॉर्म है, कितने, कभी चेक नहीं किया। तो सर ने मुझे कहा प्रीति तेरा टारगेट है 150 प्लस का, ला सकती हो तो करियो, वरना इस एग्ज़ाम को बाय बाय कर दियो, कि चाहिए तो दिल्ली पुलिस, अदरवाइज नो। तो मेरा टारगेट माइंड में ही होता था 150। अगर 150 से ऊपर आपके मॉक में आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, एंड अगर नहीं तो छोड़ दो। तो मेरा प्री का स्कोर बना 165। एंड मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर 150 से 2-3 नंबर भी कम होते शायद मैं छोड़ देती, मैं मेंस देने जाती ही ना। अब मेरा ये प्लान था। तो 165 उसके बाद आया फिजिकल। अब हुआ यूँ कि जब फिजिकल था उस टाइम इतने सारे एग्जाम्स एक के बाद एक आ रहे थे। एक एग्जाम दिया, 10 दिन बाद दूसरा एग्जाम, फिर तीसरा एग्जाम। मतलब मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि ये हो गया था कि पता नहीं क्या हो रहा है। सीजीएल भी है, फिर टाइपिंग भी है, फिर फिजिकल है, फिर मेंस है, फिर कोई सीईटी है, बहुत सारे। तो मैंने लगभग 1 महीना पहले फिजिकल स्टार्ट किया प्रिपेयर उसके लिए। एंड फिजिकल के टाइम पे रनिंग मेरी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, बट लॉन्ग जंप हाई जंप मैंने कभी भी नहीं की थी। मैंने जब पहली बार की तो मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था राइट लेग का। अब मैं उस टाइम इतना डर गई थी, मैं कहा इतनी तैयारी है, सब कुछ है, सब कुछ पा है, रनिंग स्प्रिंट सब कुछ, अब ये नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब मैं किसी को बताया नहीं, बता रही हूँ। उस टाइम सर्दियाँ थी एंड आई यूज्ड टू, इतनी टेंशन हो गई थी कि धूप में सारा दिन बैठती थी, इस पर तेल लगाना, स्प्रे लगाना, कि इसको ना 2 दिन में ठीक कर दो और कैसे कैसे प्रैक्टिस पे पहुंच जाओ। एंड मैं तो इसको मतलब भगवान जी का आशीर्वाद ही बोलूँगी कि वो 2-3 दिन में ठीक हो गया, वरना इतनी जल्दी ठीक होने वाला था नहीं। मेरा फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद मेंस आ गया। अब मेंस में फिर से वही कहती हूँ, उन्होंने बोला कि प्रीति 180 प्लस लाए तो काम करियो, वरना टाइम मत वेस्ट कर, किसी और पे ध्यान दे। मॉक लगाए, 180 प्लस जब आने लगे तभी हुआ कि हाँ की तैयारी है, ट्रैक पे है। मैंने अपना मेंस का एग्ज़ाम दिया, 185 स्कोर किया एंड अब आ गया मेडिकल। मेडिकल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कहने को तो मतलब टोटली मेडिकल मुझे लगता है थोड़ा लक पे भी बेस्ड होता है, कि आपको नहीं पता, कि हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हो जो आपको पहले से ना पता हो। जैसे फ्लैट फुट होता है कुछ लोगों को, एंड नॉकनी होता है, बट वही जो चीज़ होनी थी ये प्लान था। तो प्री में जो माइंडसेट था, मॉक का माइंडसेट, और सिलेबस पूरा करने में पहले कितना समय लगाया और उसके बाद फिर मॉक में कैसे आए, किस तरीके से थोड़ा सा तैयारी को आगे बढ़ाया, एक बार इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा इसी बात से मिलेगा कि एक तैयारी को अगर आपने सितंबर 21 में तैयारी स्टार्ट करी और सितंबर 23 आने को है, अभी आ चुका है, सितंबर 23 में ही हम बैठे हैं और इस बीच में आपने सिलेक्शन निकाला है। सीजीएल 2021 था, 21 सीजीएल 2022 जो था उसमें भी सिर्फ कंप्यूटर की कट ऑफ जो थी वो रही थी, अदरवाइज वो भी एग्जाम करेक्ट था।
सीपीओ 2022 इतने कम समय में, और तैयारी की शुरुआत सितंबर 21 में हो रही है। इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट चाहे सिलेक्शन निकाल सकता है। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि सितंबर 2021 में तैयारी स्टार्ट करी, कितने समय में सिलेबस आपका पूरा हुआ, और उसके बाद कब मॉक स्टार्ट किए, और मॉक में क्या दिक्कतें आई और उनसे कैसे बाहर आए, फिर मेंस का जो था उसमें कैसे बाहर आए। एक बार थोड़ा सा ये तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सितंबर 21 में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था एग्जाम, मतलब मैं यूँ समझ लो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है और मास्टर्स भी की हुई है कॉमर्स में। मतलब फैमिली में दूर दूर तक कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, किसी को नहीं पता कैसे एग्ज़ाम होते हैं, क्या कुछ होता है। तो मैं आई थी जब इनके पास, इन्होंने मुझे समझाया था कि सर ने कि ऐसे ऐसे होता है एंड ऐसे तैयारी करनी होती है। तो देखो मैं सिर्फ एक माइंड सेट से सेंटर पे आई थी। मुझे ये था कि अगर मैं एक दो जगह और भी गई थी कि अगर मुझे सेंटर के टीचर्स सही लगे, टू बी ऑनेस्टली बता रही हूँ, नॉट जस्ट फॉर वीडियो, कि अगर मुझे उनसे पॉजिटिव वाइब आएगी, अगर वो कुछ कम भी कराएंगे दैट्स ओके। जैसे बहुत बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये भी कराओ, 25 क्वेश्चन कराओ, ये मॉक कराओ। नहीं, मुझे ये था कि उनकी वाइब पॉजिटिव होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो किसी को नहीं कही, इनके पास कोई भी स्टूडेंट जाएगा ना, ये उनको कभी ये नहीं कहेंगे तेरा नहीं होगा, तेरा नहीं हो सकता, तू गलत कर रहा है। सिर्फ अमित सर नहीं, कोई भी टीचर के पास चले जाओ, दिल भी लाइक तू कर सकता है, तू करेगी, इस बार नहीं तो अगली बार। पर एक ये पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सपोज आप तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार जनरल की तो कट ऑफ इतनी कम जाती है, इतनी कम वैकेंसीज थी, ये है, वो आपका मोरल वैसे ही डाउन कर देते हैं। तो बहुत जरूरी, वो पॉजिटिव मुझे था कि जो मेरे टीचर्स हो उनका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव हो कि वो हाँ आप कर सकते हो, ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए कि आप नहीं कर सकते या नहीं करोगे। यही चीज़ मुझे बेस्ट लगी थी। तो मैंने 6 मंथ्स अराउंड आपका ऑफलाइन बैच लिया था, क्लासेस ली थी। मुझे क्या चीज़ काम करी जो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप कहीं से भी क्लासेस लेते हो, ऑनलाइन लेते हो या ऑफलाइन लेते हो, जो भी आपको सिखाया जाता है क्लास में उसको साथ साथ घर आके कवर कर लो। आई बेट कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत जरूरी बात, बहुत एग्जाम के जरूरी। टाइम तो कभी भी नहीं आएगी। आपको अगर टाइम्स पे डिस्टेंस कराया आज क्लास में, घर जाओ, बैठो, उसके 200 क्वेश्चन निकालो, खत्म। उसके बाद आप मैं कह रही हूँ, उसके बाद आप काफ़ी टाइम तक हाथ भी नहीं लगाओगे तो आप माइंड से वो कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं जाएगा। मेरे लिए इस चीज़ ने काम किया था। मेरी जीके काफ़ी वीक थी, तो मैंने थोड़ा सा सोचा ये था कि जीके वीक है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इन तीनों में इतना काम कर दूँ कि इनमें एक भी नंबर ना कटे। जीके का तो जो है देखी जाएगी ऑनेस्टली। तो मैंने स्टार्टिंग के अराउंड 3-4 महीने से इन्हीं तीनों पर फोकस किया। जीके को मैं कम करती थी अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा एफर्ट कम डालती थी। जो सर ने कराया क्लास में, इसको घर जाके रिवाइज कर लिया। 6 महीने क्लासेस ली। तो इस चीज़ ने बहुत काम किया कि जो जो आपका क्लास में हो रहा है ना, ये मत सोचो कि आज ये टॉपिक हो रहा है तो मेरी जब क्लासेस खत्म हो जाएगी ना उसके बाद मैं इसकी रिवीजन स्टार्ट करूँगा या करूँगी, वो थोड़ा सा फिर आपके लिए बर्डनसम हो जाती है एंड में। उसको साथ साथ कर लोगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। 6 महीने क्लासेस ली, उसके बाद लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी की। अब सेल्फ स्टडी में भी मैं आपको बताऊँ, स्मार्ट वर्क काम करता है। स्मार्ट वर्क यानी कि मैं अपना दिन शुरू करती थी मैथ से। क्यों? जीके उठा लूँगी तो उठाते ही नींद आ जाएगी, मुझे पता है पूरा दिन वेस्ट हो गया। मैथ्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें जो भी आपका प्लस पॉइंट है उसको उठाओ, उस पर काम करो। फिर आप थोड़ा सा रिफ्रेश, पता है क्या होता है, अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको नहीं हो रहा, आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं निकल रहा, आपका मोरल डाउन हो जाता है। फिर आप आगे करने से तो छोड़ना यार, कल कर लेंगे। शुरू में सबसे पहले करना ही वो चीज जिसमें आप बेस्ट हो, तो ताकि आपकी दिन की शुरुआत बढ़िया हो जाए। और ये मेंस में भी, जैसे मैंने इसको भी मेंस के लिए भी यही बोला था कि 315 नंबर आपके मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के यहाँ पकड़ लो, इसको 300 पकड़ लो, 75 नंबर बचे, जितने आ जाएंगे आपके लिए प्लस पॉइंट होएगा, सिलेक्शन आपका रहेगा। और ये मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी कहता हूं कि मेंस अगर अभी आपको देना है सीजीएल का, 315 नंबर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग है, 300 पकड़ लो, पकड़ सकते हो, ला सकते हो। 75 नंबर जीएस का है, उसको अलग से फोकस करो, वहां से जितने आ जाएंगे प्लस पॉइंट है। ये बात जरूर ध्यान रखना। और जो टारगेट स्टडी जो थी इसकी मॉक टेस्ट की, मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि मॉक टेस्ट में इन्होंने बहुत समय लगाया और बहुत सारे मॉक टेस्ट इन लोगों ने किए हैं।
क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप सफलता नहीं पा सकते कॉम्पिटिटिव लाइन में। जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को चेक नहीं कर सकते कि मैं कहां खड़ा हूं। उसी से आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, उसी से आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो कितने आपने मॉक टेस्ट लगाए परी से पहले, और उसके बाद इंग्लिश में क्या दिक्कत आई और कैसे कैसे आपको टीचर्स ने हेल्प किया, या जो है किस बुक को आपने प्रेफर किया, किस तरह के और टेस्ट जो हैं आपने कितने लगाए, क्या माइंडसेट रहता था कि दिन में एक टेस्ट लगाना है कि 2 लगाने हैं, उसको कैसे रिवाइज करना है, कैसे एनालिसिस उस हम टेस्ट का करेंगे। तो ये एक बार थोड़ा सा, और बुक्स के बारे में, क्योंकि बुक्स को लेके बहुत भ्रांति बनी रहती है कि हम क्या करें, जो कि हर एक टीचर्स अपने अपने तरीके से क्लियर करता है, लेकिन फिर भी बहुत भ्रांति एक बनी रहती है कि हम किस बुक को करें किसको नहीं करें। प्री के मॉक्स का मैं बोलूँगी कि मैं मिनिमम टारगेट सेट करती थी कि दिन में एक तो करना ही करना है। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। सैटरडे को जैसे टाइम बच गया तो 2 कर लो, 3 कर लो, बट एक फिक्स होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ मॉक लगाना नहीं है, उसके बाद उसको एनालाइज भी करना है, और अदरवाइज उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप मॉक करने के बाद, हो सकता है मॉक लगाने में 1 घंटा लगेगा, उसको एनालाइज करने में 1.5 घंटा लग जाए, ज़्यादा समय लग तो सकता है। वर्थ है, कोई बात नहीं, उसको रोज एनालाइज करो। मैं ऐसा करती थी कि मॉक लगाया, जो भी कमी लगे उसको डायरी में नोट कर लेती थी कि इस टॉपिक में दिक्कत है इसके, फिर उसी पे काम करती थी। भाई मैथ्स का ये टॉपिक दिक्कत है तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए, इंग्लिश में आर्टिकल्स में दिक्कत है या फिर नाउन में दिक्कत है, उस हिसाब से काम कर लेती थी। बुक्स की बात करूँ तो मैंने मैथ स्टार्ट किया था राकेश यादव से, किरण से, पिनेकल से, एंड मॉक तो है ही, जहाँ से भी मिल जाए, कोई किसी ने कोई भी ऐप बता दिया मैं वहीं से कर लेती थी। मेरा मतलब मेन रहता था बायजूस ग्रेडअप का, और सर भी बीच बीच में अपना जो हमारा रघुवेंद्र क्लासेस का ऐप है उस पर भी अच्छे अच्छे क्विजेस बनाते थे मैथ्स के, मतलब टाइम सेट करके, तो उसने भी बहुत काम किया था। एग्जाम से पहले छोटा सा जीके का टेस्ट दे दिया, या फिर मैथ्स का या इंग्लिश का, छोटे छोटे टेस्ट जहाँ भी तुम्हें मिलते हैं ना, 10 मिनट मिल रही है, गाड़ी में बैठ लो, 10 मिनट खोलो, फटाफट लगा दिए। किसी के घर गए हो, टाइम वेस्ट हो रहा है तो फोन, ये बात ध्यान से सुनना है, बहुत काम करती है बात, कि कहाँ जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट का कोई छोटा सा टेस्ट लगा दिया, ये आपके माइंड को बहुत एक अच्छी स्थिति में रखता है। ये बहुत जरूरी चीज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और देखो सिलेक्शन निकलता है, प्रीति ने निकाला है और कम समय में निकाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी हैं जिन्होंने निकाला है, निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट्स जो कि अपने समय को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो मैं उन सबके लिए कहूंगा कि अगर करना है तो जुट जाओ, नहीं करना है तो उसको छोड़ दो। आधा अधूरा मत करो, करना है तो पूरा करो, या तो उसको पूरा करो या उसको पूरा छोड़ दो। ये थोड़ा करना थोड़ा नहीं करना, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, इससे कुछ नहीं होगा। जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब किसी चीज को ठान लिया तो करके मानो। जिद बहुत जरूरी होती है, बिना जिद्दी हुए आप किसी काम को नहीं कर सकते। तो जिद्दी होना, अपने लिए संकल्प लेना, अपने जीवन को सफल बनाना, इसकी जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। प्रीति ने अपनी जिम्मेवारी खुद ली, इसने मेहनत करी। देखो गाइडेंस देना हमारा काम है, सिलेबस कराना, गाइडेंस देना, अब आपको इतना करना है, टारगेट बताना, ये हम लोगों का काम है, लेकिन इसके पीछे करना, इसको जिद से फॉलो करना, ये आप लोगों की जिम्मेवारी। और जो स्टूडेंट करते हैं वो पूरा भी करते हैं। जितने हमारे स्टूडेंट टारगेट में हैं वो रिजल्ट्स निकालते हैं, ये हम हमेशा देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। फिर टीचर्स तो उन स्टूडेंट के साथ अपने आप मेहनत करते ही करते हैं। ठीक है, कुछ एक आधी बातें और मैं इनसे पूछूंगा, उसके बाद फिर आज के लिए राम राम, फिर सभी को मिलते हैं फिर किसी और मुलाकात में। तो कोई आखिरी सलाह, एक ऐसा पॉइंट जो ये कहना चाहें स्टूडेंट को कि आप इस बात को फॉलो करो जिससे आप 100% सफलता पा सकते हैं। एक है मेरे पास पॉइंट जो मैंने अपनी ही लाइब्रेरी में नोटिस किया है। बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, पढ़ना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ऑलरेडी ले रखा है, उसके बाद भी अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप कुछ ऐड नहीं कर रहे अपनी स्किल्स पे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो भी स्टडीज होती है, आपकी बुक्स और आपके बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दिस इज माय थ्योरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है जो भी प्रीति ने बोली। जितना समय आप किताबों के साथ खुद लगाएंगे, जितनी आप कलम को घिसेंगे, जितनी आप अपने दिमाग को लगाएंगे, जब तक स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आनी शुरू हो जाएगी, तब तक आप कितनी भी क्लासेस, कितनी भी ऑफलाइन, कितनी भी ऑनलाइन करते रहना, फायदा नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना। तो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो टीचर करा रहे होते हैं, वो मुझे लगता है उनके लिए ठीक है। जिन्होंने कोई ऑफलाइन ऑनलाइन बैच नहीं ले रखा, जो पहली बार कर रहे हैं, वो पहली बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है। बट अगर आप क्लासेस लेने के बाद भी 6 महीने अपना
सेल्फ स्टडी नहीं, उसको सेल्फ स्टडी नहीं बोलते। वो तो आपको समझ नहीं आ रहा, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे, आप कर लोगे, चलो, वो आपको कभी याद ही नहीं रहेगा। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, एक बार नहीं रहेगा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हो सकता है करने पे आपको याद है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। तो मैं फिर से बोलूँगी, आप और आपकी बुक्स में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना, तो आई थिंक आप कभी कॉन्सेप्ट्स में मार नहीं खाओगे किसी भी सब्जेक्ट के, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। चलो, बहुत बढ़िया प्रीति ने आप सभी का मार्गदर्शन किया। तो मिलते रहेंगे, इसी तरह की मुलाकात करते रहेंगे, बाकी और स्टूडेंट से भी आपको मिलवाएंगे, उनकी क्या कहानी है, उन्होंने कैसे सिलेक्शन निकाला, उनसे भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना। प्रीति से या आप और कुछ पूछना चाहते हैं या हमारे से और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे सेंटर का नंबर है राघवेंद्र क्लासेस, जो कि मेन सुभाष चौक सोनीपत में है। आप वहां विजिट भी कर सकते हैं। तैयारी कैसे करते हैं ये हम लोग जानते हैं, बता सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। अभी के लिए राम राम, जय श्री राम।